गुड मॉर्निंग। मैं एस.के. शर्मा आप सभी को प्रूडेंस डिग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ब्रिलियंट गेस से मैथ के फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आइए सीखते हैं उसे हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5, 15 और 20 के लॉसा और मौसा का अनुपात है। ज़रा इसका आप निकालिए। 5, 15, 20। आप क्या कीजिए, इसमें 5 से भाग दीजिए। 5 एकम 5, 5 तिहाई के 15, 5 चौके 20। अगर लॉसा की बात की जाए तो लॉसा कितना हुआ? लॉसा आपका हो गया 4 × 12 = 60। मौसा की बात किया तो मौसा आपका क्या हुआ? 5 हुआ। यानी कि यहाँ से अनुपात अगर निकालते हैं तो 12:1 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका नीचे वाला क्या है? मौसा है। ऊपर वाला आपका लॉसा हुआ, नीचे वाला आपका मौसा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x एक भाज्य संख्या को P1, P2, P3 डैश डैश Pn के गुणनखंड के रूप में किया जाता है तो P1, P2 से डैश डैश Pn को कैसी संख्या कहते हैं? देखिए, अगर आप किसी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए? देखिए, सवाल में ये कहा जा रहा है कि 4n को क्या है कि शून्य पे समाप्त होना है, तो इसके गुणनखंड में कौन ऐसी संख्या लेने होगा जिससे गुना करने पर यह शून्य पर समाप्त होगा। ज़रा आप ध्यान दो, अगर हम n की जगह पर पावर मतलब 1 लेते हैं तो ये 4 हुआ, जिसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 सिर्फ। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 4 × 4, यानी कहने का मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2। आप ये तो लिख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड में क्या करना होगा कि आपको 5 से गुना करने पर यह शून्य पे अंत होगा। तो आप इसको क्या कीजिए कि 5 से गुण कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आप अगर 5 से गुना करते तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, जो कि क्या हो रहा है? शून्य पे अंत हो रहा है। ठीक है, तो ये शून्य पे अंत तभी होगा जब इसके गुणनखंड को हम क्या करेंगे? 5 से गुना करें। जब तक इसके गुणनखंड को हम 5 से गुना नहीं करेंगे तब तक ये शून्य पे अंत नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रथम 13986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो पहले इसका क्या करें? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आपको संख्या दिया हुआ 13986, पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप 2 से भाग दीजिए। 2 छक 12, 2 नुमा, ठीक है 18, 2 नुमा 18, 2 तिहाई के 6। अब आप क्या कीजिए? इसको 3 से डिवाइड कीजिए। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 3 से ही 3 7 21, ठीक है 3 7 21, 3 7 21। अब आप इसको 7 से दीजिए। 1 1 1। अब इसके अभाज्य गुणनखंड जो हुआ है उसको आप योग कीजिए। इसका योग कीजिएगा आप तो 2 + 3 + 3 + 7 + 111 जोड़िएगा तो क्या आएगा? 126। क्या आएगा? 126। अब 126 में आपको क्या है? 6 से भाग लग रहा है। 6 दूना 12, 6 एकम 6। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 6, वही इसका आंसर हुआ। ठीक है, 6 से ही क्या करेगा? इसके अभाज्य गुणनखंड के योग में भाग लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो √P × Q क्या है? देखिए, अगर कहा जा रहा है कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा? इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मान लीजिए ये अभाज्य संख्या यानी कि 3 और 7 को ले लीजिए आप, ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनफल 3 और 7 यानी कि 21। 21 का क्या है? पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, यानी ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? अपरिमेय संख्या हुआ। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि P और Q अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी कि वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होता है
और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए तो 2 होता है। तो भैया इसका गुणनफल क्या होगा? 4 होगा। इसका गुणनफल क्या होगा? 4 होगा और यही इसका आंसर होगा। अभाज्य संख्या भी 2, भाज्य संख्या भी 2, सबसे छोटी, इसलिए इसका गुणनफल 4 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। अब देखिए 2 क्रमिक सम संख्या, जैसे मान लीजिए एक सम संख्या 2 है और एक सम संख्या 4 है, एक सम संख्या 6 है और एक सम संख्या 8 है। तो इसका जब भी मौसा निकालिएगा तो 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 से इसमें भी लगेगा, 2 से इसमें भी लगेगा, 2 से इसमें भी लगेगा, 2 से इसमें भी लगेगा। कोई भी 2 क्रमिक संख्या लीजिएगा तो 2 से दोनों में लगेगा, यानी कि अगर 2 से भाग दोनों में लग रहा है तो उसका मौसा क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या है? अनगिनत है, अनेक होते हैं। ठीक है, अनंत होते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा अनगिनत, अनंत, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर अनेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो ऑप्शन में दिया है वो आपका क्या होगा? 11। ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या। 11 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो इसका आंसर होगा 29। 29 भी क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है? देखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो पहले आप 5 से डिवाइड करो 125, फिर 5 से डिवाइड करो 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो 1, यानी कि 625 बराबर क्या मिलेगा आपको? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 पर पावर 4। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात जो हो जाएगा वो कितना है? 4। यही इसका आंसर होगा। 4 जो इसका क्या है? अधिकतम घात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 और 91 का मौसा है। 26 और 91, अब देखिए अगर बात की जाए तो इसमें आपको 13 से भाग लगेगा। 13 से 26 में भी लग सकता है और 13 से 91 में भी लग सकता है, यानी कि यहाँ से अगर इसके मौसा की बात की जाए तो क्या होगा? 13, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉसा AB बराबर, आपको कहा जा रहा है कि लॉसा AB बराबर क्या होगा? ठीक है, अगर दो संख्या आपका A और B है, ठीक है, तो यहाँ से आप लॉसा निकालें, फॉर्मूला क्या होता है? लॉसा निकालें फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा, यानी कहिए कि AB का मौसा, AB का जो मौसा होगा उसी को हम लिखते हैं। तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे। अब आप 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 156 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से दीजिए, 2 सत्ते का 14, ठीक है, 2 अठे का 16, फिर 2 से दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 नमा 18। अब 3 से लगेगा, ठीक है, 13 तिया 39, अब 13 से लगेगा, 13 कम 13। तो 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि इसमें 2 का पावर कितना आया? 2 आया। तो यही पूछा जा रहा था आपसे कि 156 के अभाज्य गुणन 2 के महत्तम घात कितना होगा? तो महत्तम घात कितना हो जाएगा? 2, और यही इसका आंसर होगा। मैक्सिमम घात इसमें 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह का पूर्णांक होंगे? तो अभाज्य संख्या, मतलब एक ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या वही संख्या होता है जिसमें 1 और अपने आप से भाग लगता है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं? तो लिखा जा सकता है। जरा इस बात को समझ लीजिए, भाज्य संख्या 12 है, इसका आप गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे 1, तो 12 बराबर क्या मिलेगा? 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 पावर 2 गुने 3 रहे। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 12 क्या है? भाज्य संख्या है। जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो उसके गुणनफल को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पर पावर हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो आप लिखा जा सकता है, ये बताएंगे इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? देखिए क्वेश्चन आपका 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है? आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए आप इसको गुना करके जोड़िएगा, ठीक है, गुना करके आप जोड़िएगा तो ये आपको क्या मिलेगा? भाज्य संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 2 गुने 3 गुने 5 और फिर कहते हैं प्लस 5, जरा इस पर ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा?
5 3 15, 15 दूना 30 और 5 35, 35 में तो भाग लगेगा, 35 में 5 से भी भाग लगेगा और 7 से भी भाग लगेगा, तो ये क्या है आपका भाज्य संख्या। उसी तरह से इसको गुना करके जोड़िए तो ये भी क्या होगा आपका भाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है, तो 5 से भाग दिए, 5 चौके 20, ठीक है, 5 सत्ते का 35, 50 25, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, 50 25, फिर 5 से दीजिए, 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 5 से दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15 और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 5 8 का 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि 5 पर पावर 4, यानी कि कहा जा रहा है कि 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो अधिकतम घात क्या होगा 4। 5 का अधिकतम घात क्या है 4 है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसके बाद 5 से लगेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a बाई ए पर पावर n का मान निम्नलिखित में से कौन है। देखिए अगर सवाल इस रूप में लिखा हो, ठीक है, तो अभी ये प्लस में है, ठीक है, अब इसको उलट दीजिएगा a पर पावर माइनस n और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। अगर कोई संख्या माइनस में घात दिया हो, अगर घात माइनस में दिया उसको प्लस में करना हो, तो इसके लिए क्या करें, इसको हम पलट देते हैं, यानी जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। इसके बटा में नहीं कुछ है तो 1 है, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा a पर पावर n होगा, तब स्थिति में प्लस में होगा, तो ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हो तो इनका मौसा होगा। देखिए दो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है, अगर दोनों अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा 1 ही होता है, क्योंकि उसमें कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस रूट बी का परमेयकारी गुणक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a प्लस रूट बी का परमेयकारी गुणक है, ठीक है। देखिए परमेयीकरण इसलिए किया जाता है ताकि हम रूट को हटा सकें, ठीक है। तो इसको अगर आप गुना करेंगे a माइनस रूट बी से, तो क्या होगा, इसका जो रूट है b पर वो आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इसका परमेयकारी गुणांक जो होगा वो क्या होगा a माइनस रूट बी और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी, तो a और c में क्या संबंध है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी, तो पूछा जा रहा है कि a और c में क्या संबंध है, ये बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर हम a का मान 4 लेते हैं, ठीक है, और इधर c का मान हम 5 लेते हैं, ठीक है, रूट b के स्थान पर हम 9 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो ये 4 प्लस 3 इधर हो जाएगा 5 प्लस 2, यानी कि क्या दिख रहा है दोनों बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। लेकिन a और c के मान को देखिए, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, यानी कि हम आंसर क्या कहें कि a नॉट इक्वल टू c, यानी कि a और c का मान बराबर नहीं है और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पे पावर 3 गुने 2 गुने 5 और एक है आपको, ठीक है, वो है 3 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2 गुने 5, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मौसा कितना है, मौसा कितना है, ठीक है। अब आप ज़रा ध्यान दो, इस पर 3 पे पावर 3, इसमें 3 पे पावर 2, तो 2 को 3 तो दोनों में समान है, 2 की बात किए थे 1 1 2 दोनों में समान है और 1 1 5 दोनों में समान है, तो ये क्या हो गया 5 दूना 10 10 3 30 30 3 90, यानी कि इसका मौसा की बात की जाए तो क्या होगा 90 और इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन जो बताए थे कि वही 4n जो है n का प्राकृतिक संख्या है, क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त हो। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, उसमें ऑप्शन में आपको 2 दिया है, 0 दिया है और इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित का वो दिया है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार ऐसा कोई मान नहीं है जिसको क्या कर दे वो शून्य कर दे, क्योंकि अगर इसको शून्य करना है तो उसमें 5 चाहिए, ठीक है, 5 चाहिए, यानी कि इसके गुणनफल को अगर हम 5 से गुना करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, उसको हम 5 से गुना करेंगे तभी ये शून्य होगा, जब तक गुना नहीं करेंगे तब तक शून्य नहीं होगा। तो यहाँ से इसमें होगा ऐसा कोई संख्या
n नहीं है, ठीक है, आपका यही आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लेते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए तीनों जो मिलेगा वो कितने समय बाद मिलेगा, तो इस 1 घंटा, 3 घंटा और 5, ये तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एलसीएम जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 आएगा। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, यानी 15 घंटे बाद तीनों एक दूसरे के से मिलेंगे, यानी तीनों एक स्थान पर 15 घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 और 8 घंटे समय लगते हैं, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए 3 घंटा, 4 घंटा और आपको दिया हुआ है 8 घंटा, ठीक है, तो इसका एलसीएम आप निकालिएगा, 2 से दीजिए, फिर आप 2 से दे लीजिए, तो समय कितना हो जाएगा यहाँ से जो इसका एलसीएम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 2, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, और यही इसका आंसर होगा, 24 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितने वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।